वेलकम टू FK सुपर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम फ्रिक्शन को समझेंगे। इन टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? Friction is defined as the resistance offered by the surface that are in contact when they move or tends to move. Friction एक resistance है जब बॉडी मूव करती है या मूव होने वाली होती है तो ये resistance force अप्लाई होता है। The friction is defined as the resistance offered by the surface that are in contact when they move or tends to move. जब कोई बॉडी मूव होने वाली होती है या मूव होती है तो फ्रिक्शन उस बॉडी पे अप्लाई होता है। तो फ्रिक्शन क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कब वो अप्लाई होता है? When the body move or tends to move. When we throw a ball on the floor, it starts moving with some velocity. जब हम एक बॉल को फ्लोर पे थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि बॉल जो है वो एक वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और हम जानते हैं एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? A body at rest will remain at rest and body in motion will continue in motion unless and until it is compelled by an external force. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, अगर वो मूव कर रही है मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इसको हम डिफिनेशन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जब हम एक बॉल को फ्लोर पे थ्रो कर रहे हैं तो वो चलती है कुछ वेलोसिटी से, फिर जा कर के रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, दैट्स व्हाई दिस बॉल स्टॉप्स। तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? दैट एक्सटर्नल फोर्स इज फ्रिक्शन। When we throw a ball on the floor, it starts moving with some velocity. But ideally, no force should be acting in the opposite direction of motion. Ideally तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा कि कोई मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा हो। Ideally there is no force. And according to Newton's first law, Newton's first law के हिसाब से क्या है? The ball should keep rolling. बॉल को रोल करते रहना चाहिए, बट दिस डजंट हैपन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी बॉल को फ्लोर पे थ्रो करते हैं तो वो कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट होती है बट वो जाकर के आगे रुक जाती है, वो कंटिन्यू रोलिंग नहीं करता होता है। वाई दिस थिंग इज हैपनिंग? Instead, the ball stops after moving a certain distance, so a force must be acting on it. We call this force friction. क्या होता है? बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। इसका क्या मीनिंग है? कि कोई फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉल पे, जो उस बॉल को रोक रहा है, जो उस बॉल के मोशन के अपोजिट में वो फोर्स लग रहा है। We call this force friction. उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक ब्लॉक है जिसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये ब्लॉक किधर चलेगा? जिधर फोर्स हमने अप्लाई किया इस साइड ये बॉक्स मूव होगा। इस बॉक्स के मूवमेंट को रेजिस्ट क्या करेगा? फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द मोशन ऑफ दिस बॉक्स। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। दिस इज द फ्रिक्शन। इन दिस डायरेक्शन फ्रिक्शन विल एक्ट। What causes friction?
फ्रिक्शन की वजह क्या है, क्यों फ्रिक्शन लगता है? फ्रिक्शन इज caused due to the irregularities on the two surface in contact. जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, उनके irregularities की वजह से ये फ्रिक्शन लगता है. So when an object moves over the other, these irregularities on the surface get entangled, giving rise to friction. The more the roughness, the more irregularities and more significant will be the friction. फ्रिक्शन की वजह क्या है? जो कांटेक्ट में सरफेसेस हैं उनके बीच में इरेगुलरिटीज़ का होना. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे मूव करता है, ये जो इरेगुलरिटीज़ है वो एक दूसरे को बांध देते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं, और इसकी वजह से क्या आता है? फ्रिक्शन होता है. जितनी ज़्यादा रफनेस होगी, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होगा, उतना ही सिग्निफिकेंट फ्रिक्शन होगा. जैसे एक सरफेस है, उसमें दिस इज़ द इरेगुलरिटीज़, फाइन. दूसरा सरफेस जिस पे मूव कर रहा है, तो इसकी भी इरेगुलरिटीज़ हैं. अब जब ये एक दूसरे में लॉक हो जाएंगे तो इट कॉज फ्रिक्शन. जितना ज़्यादा ये इरेगुलरिटीज़ होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है. डायनेमिक फ्रिक्शन अगेन दो तरह के होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को. स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है? जब तक बॉडी मूव नहीं किया हो, उस लिमिट तक जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है ना, दैट्स फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. आपने एक गाड़ी को पुश किया, वो गाड़ी मूव नहीं हुई, तो उसमें जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. आपने बाइक को पुश किया, वो बाइक मूव हो गया, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहेंगे. द स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है कि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. स्टैटिक फ्रिक्शन, it is the friction between two surfaces of bodies at rest due to impending motion. स्टैटिक फ्रिक्शन कब कहेंगे? जब बॉडीज़ के सरफेसेस रेस्ट में है, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर क्या होता है? इट इज़ अ सेल्फ एक्टिंग फोर्स. इट एक्ट्स बाय इटसेल्फ. ये सेल्फ एक्टिंग फोर्स होता है. जैसे आपने एक कार को पुश किया, वो कार मूव नहीं हुआ, उस पर सेल्फ एक्टिंग फोर्स कौन सा अप्लाई हुआ? अपोजिट में. आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया कार को मूव करने के लिए, कार मूव नहीं हुआ, तो उसके अपोजिट में जो फोर्स लगा वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है. ये ऑटोमेटिक ये फोर्स एक्ट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ सेल्फ एक्टिंग फोर्स. इट एक्ट्स बाय इटसेल्फ. और स्टैटिक फ्रिक्शन में ये है कि जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही वो फ्रिक्शन अप्लाई करेगा अपोजिट में. आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बॉडी मूव नहीं हुई, तो 5 न्यूटन फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा. आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया बॉडी को मूव कराने के लिए, बॉडी मूव नहीं हुई, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा इन अपोजिट डायरेक्शन. आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी उस वक्त भी मूव नहीं हुई, तो अपोजिट में जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो कितना होगा? 20 न्यूटन. सो इट इज़ अ सेल्फ एक्टिंग फोर्स.
इट एक्ट्स बाय इटसेल्फ। जब तक बॉडी मूव नहीं हो जाए उस वक्त तक आप जो ड्राइविंग फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट में सेम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। It is a self-adjusting force. It adjusts its magnitude and direction to keep itself always equal and opposite to the horizontal force applied to move the body at rest. ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आप जितना ड्राइविंग फोर्स लगाइएगा उसके अपोजिट में उतने ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा ताकि बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। ये नहीं कि आपने 10 न्यूटन लगाया उधर से फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन का लगेगा, बिल्कुल नहीं। आपने 10 न्यूटन अप्लाई किया है, बॉडी मूव नहीं हुई तो फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई होगा? 10 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, बॉडी मूव नहीं हुई, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन। सो इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। It adjusts its magnitude and direction to keep itself always equal and opposite to the horizontal force applied to move the body at rest. It has the limiting value, that is the maximum value. Limiting value means maximum value, called limiting friction. The limiting friction is equal to the least force required to move the body from rest. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का और ये कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। बॉडी को रेस्ट से मोशन में आने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना होगा बॉडी पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, उतने वैल्यू का आपको फोर्स अप्लाई करना होगा बॉडी पे, तभी वो बॉडी मूव करेगी। उसके अंदर में अगर आपने अप्लाई किया बॉडी को, उस फोर्स से बॉडी मूव नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए हमें 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है ना, वो क्या है? दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। ये बॉडी तभी मूव करेगी जब हम एटलीस्ट 20 न्यूटन का फोर्स देंगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या है? 20 न्यूटन। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स आपको देना है इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, वो कितना देना है? वो 20 न्यूटन से ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी ये बॉडी मूव करेगी। तो ये जो 20 न्यूटन है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स दिया तो बॉडी मूव नहीं करेगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन। आपने 15 न्यूटन दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 15 न्यूटन। वाई? बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर आपने 20 दिया तो बॉडी क्या है? इट स्टार्ट्स मोशन। ये जो है रेस्ट से मोशन में आएगा, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? 20 न्यूटन। उसके बाद जैसी बॉडी मूव करने लगेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे क्या एक्शन में आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, जो आगे हम समझेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू थी जहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा था, इसको आपने ओवरकम कर लिया ड्राइविंग फोर्स डाल करके, तो बॉडी मोशन में आ गई। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे क्या लगेगा? डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी क्या है? मोशन में आ गया। अभी बॉडी को मोशन में लाना था, तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन था। जब बॉडी मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो गई। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में अगला हम पढ़ते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में। डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ बॉडीज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में आ गई तब कौन सी फ्रिक्शन लगेगा? डायनेमिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर नेचर जो फ्रिक्शन का क्या हो गया? स्टैटिक से डायनेमिक की तरफ आ गया। अब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे?
मोशन में आने के बाद बॉडी को डायनेमिक फ्रिक्शन कहेंगे। इट इज़ स्लाइटली लेस दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। क्यों? ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। जहाँ उसको आपने ब्रेक कर दिया तो बॉडी मूव करने लगती है। जब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को ओवरकम कर गए तो बॉडी मूव करने लगेगी। इसलिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है सबसे ज़्यादा होता है फ्रिक्शन की वैल्यू में। डायनेमिक फ्रिक्शन हैज़ टू टाइप्स। डायनेमिक फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोशन। पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज़ द फ्रिक्शन इन स्लाइडिंग मोशन। अगर मोशन स्लाइडिंग टाइप का है तो जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा स्लाइडिंग मोशन में तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ द फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो वहाँ जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ध्यान रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, उससे ज़्यादा होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। The maximum value of static friction is achieved when the body is just on the verge of motion. जो static friction का maximum value होता है वो कब achieve होता है? जब body motion start करने वाला होता है। just motion start होने वाला है ना, उस वक्त जो friction की value लग रही है ना वो maximum value होती है static friction की और उसी को हम limiting friction कहते हैं। The friction at this point is also known as limiting friction. Limiting friction is always slightly greater than the kinetic friction. जो limiting friction की वैल्यू है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है kinetic friction से and it is given by F max is equal to mu s into n. आगे हम समझाएंगे जब हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल का और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो आप क्या पुट कीजिएगा? म्यू। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है वो एफ मैक्स की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वो क्या होगी? म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर म्यू एस जो है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वेयर एफ मैक्स इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and n is the normal reaction force. The coefficient of static friction is greater than the coefficient of kinetic friction. अभी हमने पिछले स्लाइड में समझा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, जो म्यू एस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो म्यू एस की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो ग्रेटर होती है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। क्योंकि नॉर्मल क्या है? वो तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, वो तो दोनों केस में बराबर होंगे। बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह स्टैटिक फ्रिक्शन का ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या क्या लॉज हैं इसको समझते हैं। देयर आर 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दे आर स्टेटेड बिलो। 4 लॉज हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के। कौन कौन से हैं? पहला लॉ, फर्स्ट लॉ इज़ द लॉ फॉर डायरेक्शन। पहला लॉ जो है वो डायरेक्शन को दिखाता है, डायरेक्शन के लिए लॉ है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स
tangential to the surface in contact in backward direction that is opposite to the direction of motion. पहला लॉ जो है वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में समझा रहा आपको, इसलिए फर्स्ट लॉ को हम लॉ फॉर डायरेक्शन भी कहते हैं. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कैसे लगता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट होता है. सरफेस के टेंजेंशियल वो फोर्स लगेगा, किस साइड में लगेगा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा. तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन के बारे में पता चला. एक तो टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट होगा, दूसरा ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. सेकेंड लॉ को हम लॉ फॉर मैग्नीट्यूड है. इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन तो समझ में आ गया जी कि डायरेक्शन कैसे से निकालेंगे, ये तो समझ गए. इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो सेकंड लॉ किसको समझा रहा है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, इसलिए हम इसको लॉ फॉर मैग्नीट्यूड भी कहते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी. फ्रिक्शन जो है दैट इज द प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल. जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन. डायरेक्शन किधर होगा ये समझ गए, मैग्नीट्यूड क्या होगा ये समझ गए कि जो फ्रिक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल है. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सेकंड लॉ से मैग्नीट्यूड पता चल गया, फर्स्ट लॉ से डायरेक्शन पता चल गया. नाउ थर्ड लॉ, F is proportional to R, that is F is equal to mu R. यहाँ पर हमने नॉर्मल रिएक्शन को R से डिनोट किया है. F proportional to R, that is friction is equal to mu R. थर्ड लॉ क्या है, that is the law of dependence. थर्ड लॉ डिपेंडेंसी बताता है कि फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी क्या है. लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है ना उनके नेचर मीन्स रफ है या पॉलिश सरफेस है, स्मूथ है या रफ है, इस पर डिपेंड करेगा. और दूसरा क्या है, मटेरियल कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट, इस पर डिपेंड करेगा. तो थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिपेंडेंस. ये बताता है कि फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया, डिपेंडेंसी पता चल गया कि अगर ज़्यादा रफ होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, कम रफ होगा पॉलिश सरफेस होगा तो वहाँ फ्रिक्शन कम होगा. फोर्थ लॉ दैट इज लॉ फॉर इंडिपेंडेंस, जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता वो फोर्थ लॉ है. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड द शेप ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो फ्रिक्शन है ना वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया और शेप ऑफ द सरफेस के. शेप और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन. ये चार लॉ हैं फ्रिक्शन के. फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन बताया, सेकंड लॉ ने मैग्नीट्यूड बताया, थर्ड लॉ ने डिपेंडेंसी बताया, फोर्थ लॉ ने इंडिपेंडेंसी बताया कि किस चीज़ पर यह डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे बात करते हैं. अभी हमने समझा कि जो फ्रिक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगाएंगे. तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. इफ F be the limiting friction and R be the normal reaction, then F is proportional to R. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो F is equal to mu R. यहाँ से म्यू की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है इज इक्वल टू F बाई R. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. F इज इक्वल टू म्यू R.
तो mu is equal to F by R. Here mu is called the coefficient of friction. Mu doesn't has unit and dimensions because it is the ratio of two like physical quantities. mu का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है. क्यों? इसलिए कि रेशियो है दो एक तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ का, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो है, तो जो यूनिट है वो कट हो जाएगा तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा. सो म्यू डजंट हैज़ द यूनिट एंड डायमेंशन. अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो एफ एस जो हो जाएगा, एफ एस जो हो जाएगा वो म्यू एस इंटू एन हो जाएगा, अगर एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन है. अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कीजिएगा तो एफ के जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू के इंटू एन. और हमने अभी समझा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से. क्यों? वो इसलिए कि जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, वो जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब ये देखिए, ये फ्रिक्शन लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल. इसका जो रिजल्टेंट है ये, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल. तो इस रिजल्टेंट और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा ना, that's called the angle of friction. Angle made by the resultant of normal reaction and limiting friction with the normal reaction is called the angle of friction. जो अभी हमने आपको समझाया, the coefficient of static friction is equal to the tangent of the angle of friction. अब इस इंफॉर्मेशन से आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू जो हो जाएगा म्यू एस, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, वो हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन टैन थीटा के. थीटा क्या है? ये जो एंगल है लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल के रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, दिस इज द थीटा. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू एस इज इक्वल टू टैन थीटा. ये ध्यान रखिएगा, बहुत से न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला काम आएगा. तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टैन थीटा, वेयर थीटा is the angle made by the resultant of the normal reaction and limiting friction with the normal reaction. It is shown by theta in diagram. Tan theta is equal to mu. आइए क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर दो ब्लॉक है ए और बी. Block A is kept on top of block B. The coefficient of static friction between A and B is 0.6 and between B and ground is 0.5. Also the coefficient of kinetic friction between A and B is 0.4 and between B and ground is 0.3. यहाँ static friction और kinetic friction between A and B and ground दिया हुआ है. If force of 60 Newton is applied on block B, अगर ब्लॉक बी पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक. मास ऑफ ब्लॉक ए इज़ 5 kg एंड ब्लॉक बी इज़ 10 kg. यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक का. मास दिया हुआ है, ब्लॉक ए जो है वो 5 kg का है और ब्लॉक बी जो है 10 kg का है. इसमें सबसे पहले हम FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम. कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया आपने, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. द फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द गिवन सेटअप. यहाँ आपने ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. ए पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड में mg है, डाउनवर्ड mg. 5 kg का है ए ब्लॉक, तो 5 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 ले ली हमने, तो 50 न्यूटन डाउनवर्ड mg हो गया. नॉर्मल रिएक्शन जो बी ए को लगाएगा N1 माना हमने,
तो N1 जो है ऊपर के साइड में आएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। और बॉडी ए बॉडी बी पे है और बॉडी बी से ए चिपका हुआ है, तो जो जैसे आपने एक बुक लिया, बुक पे आपने एक पेन डाला, अब बुक को मूव करा रहे तो पेन भी साथ में बुक के मूव हो रहा है विदाउट एनी स्लाइडिंग। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो फ्रिक्शन बुक पेन को अप्लाई कर रहा है वही फ्रिक्शन पेन बुक पे अप्लाई कर रहा है। बुक जो पेन को फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है वो पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो जो पेन है उसका फ्रिक्शन जो बुक पे अप्लाई हो रहा है वो आगे की तरफ पेन को ले जाएगा। इस तरीके से पेन क्या है, अपने पोजीशन पे स्टेबल रहेगा, अपने पोजीशन पे ही रहेगा, उसमें स्लाइडिंग नहीं आएगी, उसमें मूवमेंट मोशन नहीं आएगा। तो ब्लॉक ए पे जो फ्रिक्शन लगेगा बी की वजह से वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। चूंकि बॉडी बी आगे चल रही है तो बॉडी बी जो है आगे चल रही है तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा, ए पे, बैक साइड में। और जो बॉडी ए है वो बी पे जो फ्रिक्शन लगाएगा वो किधर लगाएगा, आगे के साइड में। तो बॉडी ए का जो FBD हो जाएगा वो हो गया ये, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, राइट में फ्रिक्शन। अब बॉडी बी को देखते हैं। बॉडी बी पे mg डाउनवर्ड हो गया, दिस इज mg, 10 kg का ब्लॉक है, 10 × 10, g की वैल्यू 10 ले ली, 100 न्यूटन, ये mg हो गया। अब ग्राउंड बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर के साइड में, दिस इज n, फाइन। बॉडी बी आगे मूव हो रही है, इस पे हमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में। क्योंकि बॉडी राइट साइड में जा रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी इस साइड। इसको आप F2 ना लेके F1 लीजिए, क्योंकि हमने F यहाँ लिया है, इस फ्रिक्शन को हम F1 लेते हैं, फाइन। ड्राइविंग फोर्स राइट साइड में 60 न्यूटन का, और जो फ्रिक्शन बॉडी ए बी पे लगा रहा था वो इस साइड में लगाएगा, जो ए बी के बीच का फ्रिक्शन होगा। ये FBD हो गया बॉडी बी का। और हाँ, ए ब्लॉक का जो नॉर्मल होगा वो, जैसे बी ने ए पे नॉर्मल लगाया N1 ऊपर, तो ब्लॉक ए ने बी पे नॉर्मल लगाएगा डाउनवर्ड N1, दिस इज द N1, डाउनवर्ड N1, जो बॉडी ए बी पे नॉर्मल देगा। ये हो गया FBD बी ब्लॉक का। अब सपोज करते हैं कि बॉडी ए और बी, हमें एक्सेलरेशन बताना है कि सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है। सपोज किया हमने कि बॉडी ए एंड बी इज मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन। जब सेम एक्सेलरेशन से चलेगा तो क्या होगा, ए और बी टोटल कितने किलोग्राम के हो गए, 15 किलोग्राम के हो गए। क्योंकि ये 10 kg का है, ये 5 kg का है। अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, चिपक के चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 किलोग्राम का पूरा ब्लॉक हो गया हमारा। हमने ये सपोज किया कि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, चिपक के चल रहे हैं, तो इसका FBD बना लिया कंबाइन का। तो 10 kg का ये, 5 kg का ये, 15 kg का एक ब्लॉक हो गया। इस पे एक फोर्स, ड्राइविंग फोर्स है 60 न्यूटन का इस साइड में, 60 न्यूटन हमने ले लिया। और जो फ्रिक्शन है वो इस साइड में है, दिस इज़ F1, F2 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि F और F1 लिया हमने, तो F1 फ्रिक्शन इस साइड में हो गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएंगे, इसको अगर हम बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस F, 60 माइनस F1, दिस इज़ अ फ्रिक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ब्लॉक। 60 माइनस F1 इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, और मास हो गया 15 kg, 15 इंटू A। ये पहला इक्वेशन आ गया, 60 माइनस F1 इज इक्वल टू 15A। और ये 15 kg का कंबाइन ब्लॉक मूव हो रहा है। मूव हो रहा है मीन्स जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो F1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F1
F1 विल बी इक्वल टू म्यू इंटू म्यू के, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो म्यू के इंटू एन, और एन क्या है, नॉर्मल क्या है यहाँ पे, एम जी नीचे डाउनवर्ड, उसके बराबर नॉर्मल है, तो एन की जगह पे हम म्यू एम जी लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एम जी, ये हो जाएगा F1 की वैल्यू। सिंस जो बोथ बॉडी ए एंड बी कंबाइन है वो मूव कर रहा है ग्राउंड पे, तो फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, चूँकि बॉडी मूव हो रही है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू एन। एन जो नॉर्मल है, जो वर्टिकल फोर्स है, वो एन इज इक्वल टू एम जी है। अगर आप दोनों बॉडी को, यहाँ हमने 15 kg ले लिया है, तो एन जो है वो एम जी के बराबर है। जो वर्टिकल फोर्स है एम जी डाउनवर्ड है और नॉर्मल अपवर्ड है, यही फोर्स है कंबाइन ब्लॉक पे। जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, अगर कंबाइन ले लिया हमने तो N1 के साथ कैंसिल हो गया, और F स्मॉल f जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ए और बी के बीच में, वो कैंसिल हो गया कंबाइन ब्लॉक लेने पे। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो mg है, दैट इक्वल टू n अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर F1 की जो वैल्यू है हमने म्यू n लिखा, n की जगह पे mg ले लिया, और सिंस बॉडी स्लाइड कर रहा है तो म्यू की वैल्यू काइनेटिक वाली लेंगे। और यहाँ जो एज पर क्वेश्चन है काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 0.3 है, तो 0.3 इंटू एम इज़ 15 इंटू 10 दैट इज़ 150, तब कितना हो जाएगा 0.3, म्यू के की वैल्यू 0.3 है, तो 0.3 इंटू 150, जो 15 kg है इंटू जी 10 हो गया था 150, दैट अराउंड 45 न्यूटन। तो यहाँ से आपको F1 की वैल्यू आ गई, जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है ग्राउंड पे ऑन बोथ द ब्लॉक, अगर बोथ द ब्लॉक इज मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन। F1 की क्या वैल्यू आ गई 45 न्यूटन। अब यहाँ F1 पता चल गया आपको 45 न्यूटन। अब उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, जो हमने ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये था आपका 60 माइनस F1 इज इक्वल टू 15A, 60 माइनस F1 इज इक्वल टू 15A। 60 ड्राइविंग फोर्स था, माइनस F1 अब आपने निकाल लिया यहाँ 45, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन दैट इज 15A। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि दोनों ब्लॉक कितने के एक्सेलरेशन से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। ये कब हमने पता किया, जब हमने ये एजम्पशन किया कि बोथ द बॉडी इज मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होगी एक्सेलरेशन की 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पता चल गया फॉर बोथ द ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हम आपको अच्छे से ड्राइव करके समझाएंगे। ये एक्सेलरेशन आ गया आपको। अगर आप इस एफ की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालिएगा, इस ब्लॉक पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तभी ये बॉडी चिपक के चली है, तो दिस एफ इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। फाइन, मास कितना है इसका 5 kg है, तो 5 इंटू ए एक्सेलरेशन आपने यहाँ निकाला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, दैट इज द फ्रिक्शन। तो इस एफ की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से 5 न्यूटन। यहाँ से इस एफ की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। इस ब्लॉक पे जो एक साथ चल रहा है ए और बी के साथ, उस पे जो फ्रिक्शन ये जो अप्लाई हो रहा है, बी ए को इस साइड लेके जा रहा था और ए इस फ्रिक्शन की वजह से आगे चल रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस है। तो इस एफ की वैल्यू पता चल गया आपको, और ये कितना आ रहा है 5 न्यूटन।
अब हमने आपको समझाया था कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ हम यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो 5 न्यूटन आया है, अगर हम इस ब्लॉक पे लगाएं तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? अगर इस ब्लॉक पे लगाएं और ये ब्लॉक मूव करता है तो ये सेम एक्सीलरेशन से नहीं चलेगा। अगर हम इस 5 न्यूटन को यहाँ पर लगाएं और ये ब्लॉक मूव होने लगे तो फिर ये चिपक के नहीं चल सकता, सेम एक्सीलरेशन दोनों का नहीं होगा। तो इसका हम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो निकालते हैं एज पर क्वेश्चन। ये 5 kg का है तो 0.6 म्यू इंटू एन, एन इज नॉर्मल अगर इस ए ब्लॉक की बात करेंगे तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, और इस एम जी की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 5 kg का है इंटू 10, जी की वैल्यू 50, और ये कितना आ रहा है? 30 न्यूटन। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 30 न्यूटन है। अगर हम इस पर 5 न्यूटन का फोर्स दें, 10 न्यूटन का फोर्स दें, 20 न्यूटन का फोर्स दें इस ए पे, तो वो ए ब्लॉक को मूव नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा? इसलिए कि इसका जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो 30 न्यूटन है, और जब तक 30 न्यूटन नहीं मिलेगा ये बॉडी ए मूव नहीं कर सकती। तो हमारा जो एजम्पशन था कि ए और बी एक साथ जा रहे हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है कि चूँकि ए और बी दोनों एक ही एक्सेलरेशन पर चलेंगे। वो इसलिए कि हमने जो फ्रिक्शन की वैल्यू सेम एक्सेलरेशन पे लेके निकाला वो 5 न्यूटन आ रहा है। इसलिए हमारा जो एजम्पशन था वो सही है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कितना फोर्स हम हाईएस्ट अप्लाई करें कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहे। उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं बी पे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये पता है कि ये जो फोर्स है 30 न्यूटन वो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू इतना ज़्यादा कर दें, इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन हो जाए, तब उस केस में क्या होगा कि उस वक्त तक बॉडी सेम एक्सेलरेशन से चलेगा दोनों बॉडी, और उससे थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो फिर ये सेम एक्सेलरेशन से नहीं चलेगा। फाइन, समझ में आई बात? कि अगर हम ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ा दें, फ्रिक्शन की जो वैल्यू ए की है उतना हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए, तो उस वक्त तक तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। उसके ऊपर जाने पे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। इसको आगे हम आपको समझाते हैं। अब जो है यहाँ पर F की जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू A की, उसको हमने 30 न्यूटन ले लिया जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, ये हमने निकाला है 30 न्यूटन ले लिया। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए ब्लॉक के लिए हमने F की वैल्यू ले ली 30 इज इक्वल टू मास इज 5 kg इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से A की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि अगर हमने जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी A का, उसको जो 30 है उसको हमने ले लिया, और अब हम ये देख रहे हैं कि इस पे एक्सेलरेशन क्या आया। इस पे एक्सेलरेशन आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन पे ब्लॉक बी को भी चलानी है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके ऊपर अगर कोई अप्लाइड फोर्स आता है, अगर अप्लाइड फोर्स निकालना मुझे बी पे कितना लगाएंगे, तो उससे ऊपर अगर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब जो है बी ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन सेम रखते हैं हम, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है बी पे, अगर हम सिर्फ बी का बी डी को ध्यान रखें तो एफ जो अप्लाइड फोर्स था बी पे माइनस
45, जो पहला इक्वेशन हमने बनाया था, F माइनस 45, चूँकि 45 ये फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी जिसको हमने F1 नाम दिया था। F अप्लाइड फोर्स अब हमें निकालना है जहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम आए। मैक्सिमम वैल्यू F की क्या होगी? तो F माइनस 45 माइनस यहाँ पे जो फ्रिक्शन है B ब्लॉक पे, जो A पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो B पे इस साइड लगेगा, दैट इज़ 30 साइड लगेगा B पे। तो F 45 भी साइड में, 30 भी साइड में, तो F माइनस 45 माइनस 30, ये B ब्लॉक का FBD हो गया। F माइनस 45 माइनस 30, ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। B ब्लॉक का मास 10 है, ठीक, मास टाइम एक्सेलरेशन इनटू A हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने हाईएस्ट वैल्यू यहाँ F की जब डाल करके निकाला था, तो A ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ से F जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जहाँ पर A और B दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो गया आपका 60, और ये हो गया आपका 45 इधर गया, 30 इधर गया, 75 और 60, 135। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि अगर हम F की जो वैल्यू है जो B पे अप्लाई कर रहे थे, अगर हम 135 न्यूटन कर दें, तब भी जो है बॉडी, दोनों बॉडीज साथ मूव करेगी, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगी, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर हम F की वैल्यू और बढ़ाते हैं, 135 से आगे जाते हैं, तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। यहाँ में हमने इसको आपको समझाया। एक तो पहले दोनों ब्लॉक को सेम मान करके फिर हमने उसका एक्सेलरेशन निकाला, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। उसके बाद जो है हमने A ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो निकाला था, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो आई थी वो 5 न्यूटन आया था। और जब हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली A ब्लॉक का, तो वो 30 न्यूटन है। तो हमने ये कहा कि हाँ, ये हमारा जो अजम्पशन था वो सही है, और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही दोनों मूव करेंगे उस अप्लाइड फोर्स पे। फिर हमने ये निकालने की कोशिश की कि क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी अप्लाइड फोर्स का जहाँ पर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। उससे ऊपर करने पे, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाने पे एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा दोनों ब्लॉक का। तो उसके लिए हमने क्या किया, A ब्लॉक का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो निकाला हमने, वो आया 30 न्यूटन। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के हिसाब से B ब्लॉक के FBD से हमने अप्लाइड फोर्स निकाली। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आ गई 135 न्यूटन, और उसमें जो एक्सेलरेशन आया दोनों ब्लॉक का वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम एक्सेलरेशन से चलेगा। अगर 135 से ऊपर लेके जाते हैं, दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू फॉर द अप्लाइड फोर्स, उससे ऊपर जाते हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। आगे समझते हैं, देखते हैं डिटेल में। लेट अस कंसीडर द ब्लॉक, both block are moving with the same acceleration, then A plus B can be considered as a system. So the force equation in the horizontal direction will be, horizontal direction का क्या इक्वेशन हो जाएगा, 60 माइनस F1 इज इक्वल टू 15A, जो हमने समझाया आपको कि जो बॉडी B है जिस पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन जो ग्राउंड से अप्लाई हो रहा है वो F1 है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अगर हम फोर्स को बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस F1 इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो 60 माइनस F1 इज इक्वल टू 15A, और सिंस ब्लॉक B इज मूविंग ओवर द सरफेस, हेंस इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो ब्लॉक B है वो सरफेस पे चल रहा है, मूव हो रहा है, जो हमने अप्लाई किया फोर्स 60 न्यूटन का, तो ये क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ पे। तो देयरफॉर इन दिस केस वी विल यूज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ब्लॉक B और ग्राउंड के बीच में 0.3, उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू एन से 0.3 इंटू एन इज इक्वल टू mg, तो 15 हो जाएगा मास इंटू जी की वैल्यू 10। यहाँ से आ गया F1 की वैल्यू 45 न्यूटन। ये सेकंड इक्वेशन हो गया आपका। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जब दोनों ब्लॉक को
एक सिस्टम मान के चला दोनों ब्लॉक को, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स था वो ये आ गया 60 - F1 = m15a मास इनटू एक्सेलरेशन। और चूँकि जो ब्लॉक है, जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है ग्राउंड पे, तो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन यूज़ होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने 0.3 यूज़ की, दोनों ब्लॉक का वेट यूज़ किया, इनटू जी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर F1 की वैल्यू आ गई 45 न्यूटन। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव A = 1 मीटर/सेकंड²। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। और जब वीडियो ब्लॉक ए देखिएगा तो वहाँ से F की वैल्यू = चूँकि वहाँ पर FBD, अब ब्लॉक ए को ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पर एक ही फोर्स F जो फ्रिक्शन है वो आगे के डायरेक्शन में यूज़ हो रहा है बॉडी ए पे, तो वो फोर्स = मास टाइम एक्सेलरेशन, तो F = 5a कर दिए। यहाँ से आ गया F की वैल्यू 5 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू जो A और B के बीच में लग रहा था वो कितना है, 5 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B कितना हो सकता है, वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है इनटू mg, म्यू mg, ये आ गया 30 न्यूटन। तो जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का वो कितना है, वो है 30 न्यूटन। आया कितना, 5 न्यूटन। इट मीन्स ये स्लाइड नहीं करेगा, ये चिपक के चलेंगे, तो ये रेंज में है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। As F lies within the range, the two blocks can move together with an acceleration of 1 मीटर/सेकंड²। We can also be asked, या नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उसमें समझाने के लिए इस चीज़ को डाला कि we can also be asked to find the maximum force applied to block B so that both block move together। कितना मैक्सिमम फोर्स हम ब्लॉक बी पे अप्लाई करें ताकि दोनों जो है ब्लॉक ए और बी वो मूव करे टुगेदर, एक साथ, एक एक्सेलरेशन से। इन दैट केस, सिंस बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, देयर विल बी a static friction between the two and hence the maximum value that can act is 30 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30 न्यूटन आएगी, जो ए और बी के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो हमने यहाँ निकाला है आपको वो 30 न्यूटन है। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 30 न्यूटन। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बी, जो एक्सेलरेशन होगा ए का, ऊपर वाला ब्लॉक ए है ना, तो एक्सेलरेशन जो होगा ए का, ए ब्लॉक का, वो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज 30, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 30/5, दैट इज 6 मीटर/सेकंड²। 30/5 ये आएगा, दैट इज 6 मीटर/सेकंड²। यहाँ पर एक्सेलरेशन पता चल गया आपको, ब्लॉक ए का कितना है, 6 मीटर/सेकंड²। और यही एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का भी होगा, चूँकि हम निकालने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा जहाँ पर ये दोनों बॉडी जो है एक साथ मूव करे। तो बॉडी बी का भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 6 मीटर/सेकंड²। तो ब्लॉक बी के लिए जो FBD क्या हो जाएगा, F - 45 - 30, जो हमने यहाँ F - 45 - 30, जो FBD आप ब्लॉक बी का देखिए, तो F अप्लाइड फोर्स हो गया, -45 जो ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, -30 जो ब्लॉक ए और बी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है 30। तो F - 40, चूँकि ये ब्लॉक बी है, इस पे ड्राइविंग फोर्स F इधर लगा, ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच का फ्रिक्शन इस साइड में है, दिस इज़ 45 न्यूटन जो हमने निकाला था। और जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच का जो फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो ब्लॉक बी पे इस साइड लग रहा है, वो 30 न्यूटन का है। तो F - 45 - 30 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में F के, तो F - 45 - 30 इज इक्वल टू मास इज 10 kg इंटू एक्सेलरेशन इज 6।
दैट इज इक्वल टू 135 न्यूटन। तो यहाँ पर 135 न्यूटन तक का अगर फोर्स अप्लाई करते हैं ब्लॉक बी पे तो दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव करेगा, एक एक्सेलरेशन पे मूव करेगा। सो इफ फोर्स ऑफ मोर देन 135 न्यूटन इज अप्लाइड, अगर 135 न्यूटन से ऊपर अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अप्लाई करते हैं, बोथ ब्लॉक विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। तब जा कर के दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग हो जाएगा। 135 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों ब्लॉक एक सिस्टम बन करके चलेंगे, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay connected, keep learning. Thank you so much.